हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस रुद्रमूर्ति। एक्सएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताया था। उनमें से एक फैक्ट ये है कि किसी भी धारावाही चालक को या करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए, इसमें आई करंट फ्लो किया जाए, तो इस पर कितना फोर्स लगता है? F इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। आपको अच्छी तरह याद होगा। यह मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री यानी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और कॉइल एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना है, यानी थीटा 90 डिग्री होगा। तब यह मैग्नेटिक फील्ड इस धारावाही चालक पर या करंट कैरिंग कंडक्टर पर सबसे ज़्यादा बल लगाएगा। उसका वैल्यू होगा F मैक्स इक्वल्स टू आई एल बी। तो इसके बारे में हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रेजेंस में उस धारावाही चालक पर एक बल लगता है और उस बल का मान होता है आई एल बी साइन थीटा। ये थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र अप्लाइड फील्ड कैरिंग कंडक्टर के साथ एल एलिमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। और सबसे मिनिमम फोर्स कब लगता है? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, यानी ये कैरिंग कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो F इज इक्वल टू मिनिमम यानी 0। इन चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं बहुत है सिंपल चीज़ है, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि अमीटर, वोल्ट मीटर, तो दिमाग में क्लियर नहीं रहता कि अमीटर किसके लिए, वोल्ट मीटर किसके लिए। तो ये फर्क हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। अमीटर और वोल्ट मीटर दो प्रकार के होते हैं। पहला, अमीटर या वोल्ट मीटर जो डीसी करंट को या दिष्ट धारा का मापन करते हैं, वो अलग कैटेगरी में आते हैं, उनका सिद्धांत थोड़ा अलग है। दूसरे कैटेगरी में अमीटर और वोल्ट मीटर वे होते हैं जो अलग सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट को मेजर करते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से आप जान लीजिए कि अमीटर या वोल्ट मीटर अगर आपसे कोई पूछा तो आपके जहन में आना चाहिए कि किस प्रकार का वोल्ट मीटर, डीसी को मेजर करने के लिए या फिर एसी को। अगर वो बोलेगा डीसी, तब फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि चल कुंडली धारा मापी, या इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम डीसी करंट का मापन कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, हम जिस चीज को पढ़ा रहे हैं बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे इसका डेरिवेशन नहीं बता रहे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसको मैं समझाऊंगा। तो हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अर्थात किसी भी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उस कंडक्टर में आई करंट फ्लो किया जाए तो उस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स होता है F बराबर आई एल बी साइन थीटा। कंडक्टर का लेंथ और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच के कोण से डिसाइड होगा कि फोर्स मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अगर कंडक्टर का लेंथ डायमेंशन अप्लाइड फील्ड के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है और कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अप्लाइड फील्ड ऐसा है और कंडक्टर उसी के फील्ड के डायरेक्शन में ऐसा है, तो लेंथ डायमेंशन और बी के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, तब फोर्स मिनिमम लगेगा। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल हम चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो हम इतना लंबा नहीं बोलते, सीधा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम डीसी करंट का मेजर करते हैं और ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। चल कुंडली धारा मापी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो डीसी करंट को मेजर करते हैं, दिष्ट धारा मतलब ऐसा,
और ये जो डीसी करंट को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वोल्ट मीटर हो चाहे आपका गैलोनोमीटर हो, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर आधारित होते हैं। तो दो बातें, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एट इट कैन मेजर द डीसी करंट। दिष्ट धारा का मापन करते हैं, दिष्ट धारा। ठीक है, बस इसी चीजों को हम यहां पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक ऐसा गैलोनोमीटर होगा जिसकी मदद से हम विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। जितना अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो। ये कैसा दिखाता है अभी आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में 2 से 3 मिनट के अंदर आपको समझाता हूं। ओके, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि चल कुंडली धारामापी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है और ये डीसी करंट को मेजर करता है। किस करंट को? दिष्ट धारा का मापन करता है। इसका जो अरेंजमेंट है बहुत ही सिंपल है। एक आयताकार फ्रेम है, ये कॉपर का फ्रेम है, ये ABCD। इसमें जब हम आई करंट फ्लो करते हैं किसी बैटरी के थ्रू, बैटरी को नहीं दिखाया गया है, और इस रेक्टेंगुलर कॉपर फ्रेम को हम इस पॉइंट से लटका दे रहे हैं यहां से, और इसके दूसरे पॉइंट को एक फास्फोरस ब्रांच स्ट्रिप से लटका रहे हैं। फास्फोरस के स्ट्रिप से लटकाते हैं तो अब क्या हो रहा है कि जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे, देखिए इसमें करंट कितना फ्लो होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, ऐसा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा लग रहा है, और ये AB जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो यहां पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 0। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, AB ऐसा रखा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में लग रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया F बराबर ILB साइन थीटा, साइन यानी 0 डिग्री, यानी L यानी इस AB और अप्लाइड फील्ड के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी यहां पर फोर्स 0 होगा, यानी इस AB भुजा पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आते हैं BC भुजा पर। देखिए BC ऐसा रखा हुआ है, करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है B। इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू ILB साइन 90 यानी 1, यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहां पर एक मैक्सिमम फोर्स लगेगा, AB भुजा पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, BC भुजा पर लगेगा, और ये फोर्स कुछ इस प्रकार से लगेगा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 91 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार DC में भी नहीं लगेगा, क्योंकि AB मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन DC जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी DC देखिए करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होगा, 0, यानी यहाँ भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, F बराबर 0। और यहाँ पर कितना होगा फोर्स, यहाँ चूंकि यहाँ लग रहा है तो यहाँ भी लगेगा, क्योंकि ये जो AD जो आर्म्स है, भुजा है, वो चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी कुछ इस प्रकार का फोर्स लगेगा, इस टाइप का दिखा रहा हूँ, F इज इक्वल टू ILB। तो स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी वायर को, चाहे वायर वो सिंगल हो, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे आयताकार शक्ल में हो, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रेजेंस पर उनकी भुजाओं पर बल लगता है। जो भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, जैसे ये लंबवत रखा है, इस पर फोर्स लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, इस पर लगेगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से स्टूडेंट, तो इस पूरे BC पर यहां भी फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, यहां पर लग रहा है। मान लीजिए अंदर की ओर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे तो देखिए कैसे फोर्स लगेगा। जैसे ये कोई आपका फ्रेम है, इस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड यहां लग रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, FBI, B मान लीजिए यहां लग रहा है, ठीक है, B ऐसा दिखा देता हूं, चलिए B ऐसा लग रहा है, और ये आपका ऐसा, ये लेफ्ट हैंड साइड B मैग्नेटिक FBI, B ऐसा लग रहा है, ये देखिए B ऐसा लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है,
और करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है, देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है इस कॉइल के, इस मैग्नेट के थ्रू एन और एस मैग्नेट है यहाँ पर पीछे एस है, इसका एन है, यहाँ पर एन एस है और यहाँ पीछे एन है, यानी मैग्नेट तो हमेशा साथ में रहता है एन और नॉर्थ और साउथ पोल। तो देखिए एफ बी आई, बी ऐसा लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट, बी इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इसमें देखिए, तो मेरा अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, तो ये यहाँ पर जो फील्ड का जो तीर का निशान लगा रहा हूँ ये कॉइल के अंदर की ओर जा रहा है, तो फील्ड एक इधर लगेगा। अच्छा अब इधर आते हैं, देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए अब एफ बी आई, बी तो ऐसी लग रहा है लेकिन अब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, बी तो ऐसी लग रहा है, ये बी है, ये एफ है, ये आई है, एफ बी आई। तो अब यहां करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, यहां पर नीचे की ओर फ्लो हो रहा था, ऐसा दिखाया मैं, तो मेरा अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब देखिए ये हम मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो मेरा अंगूठा बाहर की ओर जा रहा है। तो इस एडी और बीसी भुजा पर एक अंदर की ओर यहां फोर्स लग रहा है और एडी भुजा पर बाहर की ओर। तो क्या होगा, आप देखिए, अगर किसी भी पॉइंट पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक साथ एक्ट हो जाए, एक ही लाइन पर है, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, क्योंकि राइट, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है तो उसका ट्रांसलेटरी मोशन आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन किसी एक्सिस के अबाउट वो घूम सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर किसी भी एक लाइन के दो पॉइंट पर दो बराबर और विपरीत बल एक साथ लगा दिया जाए तो उससे वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम में लीनियर मोशन तो नहीं होगा लेकिन रोटेशनल मोशन क्रिएट होगा, यानी घूर्णी गति उत्पन्न होगी, यानी वो कॉइल रोटेट करेगा। आपको मैंने बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, यहां पर कैसा फोर्स लग रहा है, देखिए एफ बी आई, मैंने आपको पिछले लेक्चर एफ बी आई, यहां पर देखिए ये फील्ड ऐसा जा रहा है, बी इधर है, करंट ऊपर जा रहा है, अंगूठा मेरा बाहर की ओर आ रहा है, और यहां पर स्थिति क्या ठीक उल्टी है। अब यहां पर क्या होगा, एफ बी आई, बी ऐसी जा रहा है, अब ये ऐसा जा रहा है, मेरा अंगूठा अंदर की ओर। तो इस पूरे बीसी भुजा पर फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, बोर्ड के अंदर की ओर, और एडी भुजा पर बोर्ड से बाहर की ओर। तो जब किसी भी सिस्टम पर जैसे कोई मार्कर है, यहां पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जब एक ही लाइन पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट पर फोर्स इधर लग रहा है, जैसे इसको यहां दिखाऊं, जैसे ये इसको इधर दिखाए तो एक फोर्स बोर्ड के अंदर लग रहा है, एक फोर्स बोर्ड के बाहर लग रहा है, तो इसके इंपैक्ट से क्या होगा, ये आगे तो नहीं बढ़ेगा लेकिन अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण आपको समझ में आ गया, किसी भी लाइन के, एक ही लाइन के दो अलग अलग पॉइंट पर, एक पॉइंट उसी लाइन पर, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया जाए तो वो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है या घूमने लगता है, इसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। तो अब होगा क्या, देखिए अब ये ऐसा घूमेगा ये स्टूडेंट, अब ये क्या होगा, ऐसा टर्न करेगा, कितना टर्न करेगा डिपेंड करेगा कितना आपने करंट फ्लो किया। अगर आपने ज्यादा करंट फ्लो किया तो ज्यादा घूमेगा। अब देखिए इस आयताकार फ्रेम के साथ, कॉपर के आयताकार फ्रेम के साथ मैंने एक फास्फोरस ब्रांच स्ट्रिप जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, अब ये देखिए ये फ्रेम ऐसा घुमा, मैंने एक वायर इससे बांध दिया और वो वायर थोड़ा स्पेशल टाइप का जिसको बोलते हैं फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप, तो वो भी क्या होगा, ट्विस्ट होगा, वो ऐंठन होगा उसमें। जितना कॉइल यहां पर टर्निंग इफेक्ट करेगा, जितना कॉइल यहां घूमेगा टर्निंग इफेक्ट होगा, बल आघूर्ण इसमें जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा ये वायर को मोड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऐंठन बल, टॉर्सनल फोर्स बोलते हैं। तो जितना ये ऐंठेगा, अब इस ऐंठने वाले का संबंध मैंने पॉइंटर से कर दिया, पॉइंटर, उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन देगा ये। तो देखिए चल कुंडली धारा मापी जो धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है, मैंने एक आयताकार फ्रेम पर करंट फ्लो किया, इसकी चार भुजाओं को मैंने दिखाया है, ए बी भुजा पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बीसी पर लग रहा है, एडी पर लग रहा है और ए बी और डीसी पर नहीं लग रहा है। तो जब किसी भी पॉइंट के, जब किसी भी लाइन के दो पॉइंट पर दो बराबर और विपरीत बल लगाया जाए तो उसके इफेक्ट से उसमें स्थानांतरित गति तो नहीं होती लेकिन घूर्णी गति उत्पन्न हो जाती है और वो कॉइल रोटेट होने लगता है अपने एक्सिस के अबाउट। इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने लगता है, इसी घूमने को बोलते हैं बल आघूर्ण। कितना ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा ये घूमेगा, एक कॉइल घूमेगा, जितना ज्यादा कॉइल घूमेगा वायर भी उतना क्या होगा, फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप उतना ज्यादा ऐंठेगा वो,
और जितना ज़्यादा ए उठेगा उतना ज़्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर करंट का फ्लो करके करंट के अमाउंट को मैं सीधा रीडिंग में पढ़ सकता हूँ। अगर 1 यूनिट का करंट फ्लो किया तो डिफ्लेक्शन यह है, फिर 2 यूनिट का किया तो डिफ्लेक्शन यह है, 3 यूनिट का करंट फ्लो किया डिफ्लेक्शन यह है। यानी जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा मतलब उतना ज़्यादा करंट मैं यहाँ फ्लो कर रहा हूँ। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम दिष्ट धारा का मापन या डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं। ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसका सिद्धांत वही है जिसके पिछले लेक्चर मैंने बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कंडक्टर को रख दिया जाए और उस कंडक्टर में धारा प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस वायर पर या आयताकार फ्रेम पर के अलग अलग भुजाओं पर बल आरोपित होता है और उस बल का मान होता है F बराबर IL B sin थीटा। कहाँ पर बल ज़्यादा होगा कम होगा डिपेंड करता है कि जो आपका जो वायर है कैसा रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है तो कोई बल नहीं लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हुआ परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो सबसे ज़्यादा बल लगेगा। वो F बराबर IL B से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर लग रहा बल, इसके हर पॉइंट पर बल लग रहा है। यहाँ भी यहाँ बल इधर लग रहा है और यहाँ पर बल अंदर की ओर लग रहा है। तो इसी चित्र को मैं यहाँ दिखाया स्टूडेंट। तो यहाँ पर केवल B डिस्टेंस तक फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ भी फोर्स लग रहा है ऐसा और यहाँ फोर्स ऐसा लग रहा है। कितने डिस्टेंस तक लग रहा है? देखिए ये आयताकार फ्रेम है, इसकी लंबाई कैपिटल L है, इसकी चौड़ाई B है। तो B चौड़ाई तक फोर्स लग रहा है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक B डिस्टेंस तक लग रहा है। तो इसी को मैंने दिखाया B डिस्टेंस तक। ठीक है, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर। एक लाइन के 2 डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया जाए तो ये जो कॉइल है अपने एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है, उसके अबाउट घूमता है। तो यहाँ A और C पॉइंट दिखाया, A और C पॉइंट, और इसकी जो चौड़ाई है B है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कॉइल का जो एक्सिस है वो थीटा एंगल बनाता है, तो ये भी थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो परपेंडिकुलर B साइन थीटा ये हो जाएगा, है ना। साइन थीटा आप लोगे तो ये B साइन थीटा हो जाएगा और ये B साइन थीटा होगा। तो अब आगे का कैलकुलेशन आपको जल्दी बताता हूं। देखिए क्या होगा। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण का मतलब होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल कितना लग रहा है? ILB साइन थीटा। ILB मैक्सिमम फोर्स लगता है ILB, इतना फोर्स यहां लग रहा है। और ठीक है, और कितनी दूर तक लग रहा है? देखिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको भी ऐसा मिला दीजिए। इनके बीच की लंबवत दूरी है B साइन थीटा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बल आघूर्ण की परिभाषा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की डेफिनेशन है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। तो फोर्स इतना लग रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस B साइन थीटा है। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होगा कॉइल का एरिया है, इसको A से लिख रहा हूं। यहां पर A क्या है? कॉइल का एरिया, कॉइल का क्षेत्रफल हो गया। तो ILAB साइन थीटा। ये अधिकतम कब होगा? जब साइन थीटा 90 डिग्री हो, यानी कॉइल का जो एरिया और अप्लाइड फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ये सबसे ज्यादा होगा और ये होगा IAB। अगर फेरों की संख्या इस टाइप में मान लीजिए n कॉइल है तो एक कॉइल के कारण IAB साइन थीटा हो रहा है, तो n कॉइल के कारण कितना होगा? n इंटू IAB साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा 90 कर दोगे तो आ जाएगा NIAB। इतना बल आघूर्ण उस कॉइल पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावित करने से लगेगा और वो कॉइल ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, घूमेगा, अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा। उस कॉइल का संबंध मैंने एक फास्फोरस ब्रांच के स्ट्रिप से कर दिया है। जितना एक कॉइल रोटेट करेगा उतना ही ये स्ट्रिप ऐठेगा, टॉर्सन फोर्स लगेगा, ये मुड़ेगा ऐसा। जितना ज़्यादा मुड़ेगा, इस मुड़ने वाले को मैंने कनेक्ट कर दिया पॉइंटर से, उतना ज़्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। तो किसी भी कॉइल में करंट को हम सीधा पॉइंटर में मेजर कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन में। यही है चल कुंडली धारामापी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है? बहुत सिंपल है भाई। इसमें करंट फ्लो किया, हमको मालूम है कि जब कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। यहाँ पर बाहर क्यों लग रहा है?
फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पर अंदर की ओर। तो इस पर किसी भी पॉइंट पर लोगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। आप खुद देख लीजिए, कोई रेक्टेंगुलर क्वाइल है, यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, वो चीज़ ऐसा घूमेगा, ऐसा जितना ज़्यादा ये घूमेगा उतना ज़्यादा ये वायर भी मुड़ेगा, और वायर जितना मुड़ेगा पॉइंटर भी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो ये है आपका चल कुंडली धारामापी का कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ और पॉइंट्स को मैं बताता हूं। देखिए, अब बल आघूर्ण मैंने निकाल लिया। देखिए, ये बल आघूर्ण मतलब क्वाइल के रोटेट होने से बल आघूर्ण, ये मैंने निकाला। तो कितना है क्वाइल का बल आघूर्ण, ये आ गया हमारे पास टाउ बराबर एन ए बी साइन थीटा 1 हो जाएगा, एन ए बी आई बी रहेगा, इतना लगेगा। अच्छा, तार का ऐंठन बल, तार का ऐंठन बल, ऐंठन बल का मतलब होता है टॉर्सनल फोर्स। ये कितना होगा, ये उसके घुमाव कोण के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो तार का ऐंठन बल कितना होगा, ऐंठन बल, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सी थीटा हो जाएगा। जब हम धारा एक बार प्रभावित करके छोड़ देंगे तो फिर वायर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, यानी क्वाइल फिर पुरानी स्थिति में आ जाएगा। यानी देखिए, कभी भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, जैसे करंट को ऑफ कर दो फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं संत। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने करंट फ्लो किया तो पॉइंटर वहीं अटक गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब खराब इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको फेंकना पड़ेगा। यानी उसका जो टॉर्सनल फोर्स है और उस तार के अंदर उत्पन्न, इस फास्फोरस वायर के अंदर उत्पन्न ऐंठन बल, टॉर्सनल फोर्स और कुंडली के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करके लिख दिया स्टूडेंट। देखिए, इसमें उत्पन्न ये है एन आई ए बी, और टॉर्सनल फोर्स यानी ऐंठन बल कितना है, टाउ टू इक्वल टू सी थीटा। सी है ऐंठन गुणांक, ऐंठन गुणांक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे संतुलन की स्थिति में। तो यहां पर इसका जो टाउ 1 का मान लिख दो, इसको टाउ 2 के बराबर कर दो, फिर यहां आई का मान निकालो, तो बाकी चीजों को नीचे डाल दो, डिवीजन में चला जाएगा, सी अपान एन ए बी थीटा। और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं गैलोनोमीटर कांस्टेंट या धारामापी नियतांक, धारामापी नियतांक। और आई बराबर होगा के थीटा, या आई बराबर, आई इज डायरेक्टली, अर्थात डीसी करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, डिस्ट धारा का मापन करने वाले इंस्ट्रूमेंट, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना अधिक करंट। यानी इसका जो स्केलिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा, ये आपका अमीटर गैलोनोमीटर है। तो मैंने करंट 1 यूनिट का फ्लो किया, 1 यूनिट का करंट फ्लो किया, तो मान लीजिए हमारा पॉइंटर यहां दिखा रहा है। ठीक है, फिर 2 यूनिट तो पॉइंटर फिर यहां दिखाएगा, इक्वल डिस्टेंसेस पर। फिर ये जितना ज्यादा करंट फ्लो करूंगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यानी विक्षेप को माप कर हम सीधा धारा का मापन कर सकते हैं। तो चल कुंडली धारामापी की खासियत क्या होती है, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर की खासियत ये होती है कि हम डिफ्लेक्शन को सीधे पढ़ लेंगे, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, उस डिफ्लेक्शन के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इसकी खासियत है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा चल कुंडली धारामापी। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि चल कुंडली धारामापी, जिसको हम सिंपली गैलोनोमीटर बोलते हैं, वो डिश धारा का मापन करता है। और दूसरा पॉइंट यह है, ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट मेजर द डीसी करंट। ठीक है, अब इसका एक और चीज बताते हैं, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, परीक्षाओं में आता है। तो किसी भी चल कुंडली धारामापी का जो आई होता है वो सी अपान एन ए बी थीटा। यहां पर सी क्या है, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, सी है आपका तार का ऐंठन गुणांक, जो तार लटका होता है, जिस तार के थ्रू आपका कॉइल लटका होता है, ऐंठन गुणांक। एन क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, यानी कितने आयताकार तार आपने लटकाए हैं।
और ए आयताकार फ्रेम का क्षेत्रफल एरिया, बी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र। तो इतनी बातें हैं। अब इसको थोड़ा मैं समझाता हूं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सुग्राहिता का मतलब क्या होता है। तो मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सेंसिटिविटी का मतलब यह होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव तब माना जाएगा यदि उसमें से स्मॉल अमाउंट का भी करंट, थोड़ा सा भी करंट, यानी मिली एम्पियर का भी करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो डिफ्लेक्शन को शो करें। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहे तब भी वो डिफ्लेक्शन को शो नहीं कर रहा, मतलब उसकी सुग्राहिता या सेंसिटिविटी नहीं है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है। तो सेंसिटिविटी या सुग्राहिता किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, हम खासकर पढ़ रहे हैं चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, इफ मोर डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ए स्मॉल करंट, थोड़ा सा करंट फ्लो करें, स्मॉल करंट, थोड़ा सा भी करंट फ्लो करने से बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए इन गैल्वेनोमीटर, किसी भी गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा करंट फ्लो करें तो a more deflection is obtained by the passing a small current in galvanometer, the sensitivity of the galvanometer said to be the large। तब हम बोलेंगे उस गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बहुत अधिक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंस्ट्रूमेंट की, और मैं आपको बताऊंगा, परीक्षाओं में आता है कि किसी भी खासकर चल कुंडली धारामापी की सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है। उसको बहुत ज़्यादा सुग्राही बनाने के लिए या मोर सेंसिटिव बनाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये सभी एमसीक्यू के रूप में एग्जाम्स में आते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि करंट का क्या मैंने निकाला था, किसी भी चल कुंडली धारामापी में ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, यानी किसी भी चल कुंडली धारामापी में उस रेक्टेंगुलर फ्रेम में जितना करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और जितना अधिक करंट अधिक डिफ्लेक्शन, कम डिफ्लेक्शन कम करंट, यानी हम यहां पर विक्षेप को मापकर सीधा धारा का मापन कर सकते हैं। और यहां पर ये जो चीज है स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, C/NAB, के को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या धारामापी नियतांक, और इसको हम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है I बराबर के थीटा, और के कांस्टेंट है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, यानी हम सीधा विक्षेप को मापकर सीधा धारा का मापन कर सकते हैं। यही आपका चल कुंडली धारामापी का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जो के का मान है कई बातों पर डिपेंड करता है। के बराबर सी, ऐंठन गुणांक, तार का ऐंठन गुणांक कैसा है, उसका कोफिशिएंट कैसा है, व्हाट इज द ट्विस्टिंग कोफिशिएंट ऑफ द वायर, वो किस नेचर का है, उस पर फेरों की संख्या कितनी है, आयताकार फ्रेम बड़ा है या छोटा है, उसका एरिया, और आपने जो फील्ड अप्लाई किया वो कैसा है, इन सभी बातों पर के डिपेंड करता है। अब आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। किसी भी धारामापी की सुग्राहिता का मतलब होता है इफ मोर डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग ए स्मॉल करंट इन द गैल्वेनोमीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर में अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो किया जाए तो आराम से डिफ्लेक्शन दिखाए, तब बोलेंगे कि इसकी जो सुग्राहिता बहुत अच्छी है। अगर हम बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं फिर भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। ठीक है, तो सेंसिटिविटी को हम मेजर करते हैं θ/I, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो θ/I, और I का मान मैंने अभी भी बताया, I का मान k थीटा होता है, मैंने k थीटा रख दिया, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 1/k, यानी इसका मतलब यह हुआ कि सुग्राहिता धारामापी के नियतांक के विलोमानुपाती, यानी S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द k, यानी जितना अधिक k का मान होगा, जितना कम k का मान होगा, और उतनी अधिक सुग्राहिता, यानी सुग्राहिता को बढ़ाना। इफ यू वांट टू द इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, अगर आप चाहते हो कि किसी भी चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाना, सुग्राहिता का मतलब क्या है, कम से कम करंट को आसानी से मेजर कर सके, वो चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, S को बढ़ाना चाहते हो तो K को कम करना पड़ेगा, क्योंकि S और K में उल्टा रिलेशन है, कम K अधिक सुग्राहिता।
तो K को कम करना चाहते हो तो यहां पर लिख लीजिए सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए K का मतलब गैलोनोमीटर कांस्टेंट, धारामापी नियतांक को कम करना पड़ेगा। धारामापी नियतांक को कम करना होना चाहिए। द गैलोनोमीटर कांस्टेंट शुड बी स्मॉल। अगर गैलोनोमीटर कांस्टेंट स्मॉल होगा, ये कम होगा, तो ये ज्यादा होगा, यानी उसकी सुग्राहिता बहुत अच्छी होगी, यानी कम से कम करंट को भी इजीली वो मेजर कर सकता है। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आई? तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और थीटा और आई की जगह मैंने यहाँ का जो फार्मूला के थीटा, ये मूविंग कॉइल गैलोमीटर का फार्मूला मैंने निकाला था, उसको रख दिया, तो थीटा थीटा डिफ्लेक्शन कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब 1/K आ गया, और के का मतलब मैंने बताया के बराबर C/NAB, यहाँ पर सभी के बारे में मैंने लिख दिया है। यानी सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोनोमीटर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गैलोनोमीटर कांस्टेंट, यानी किसी भी चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता उसके धारामापी नियतांक के विलोमानुपाती, यानी कम, अगर के का मान कम होगा, धारामापी नियतांक का मान कम होगा, तो सुग्राहिता ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात है। अब हमको ये करना है कि सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जाए, के का मान को कम कैसे किया जा सकता है। हाउ टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द के, हाउ विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द के, आप के की वैल्यू को कैसे कम करोगे, ये परीक्षाओं में आता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है कि हमको किसी भी धारामापी की सेंसिटिविटी या सुग्राहिता को बढ़ाना है। तो ये फार्मूला हमको सजेस्ट कर रहा है कि इसको बढ़ाना चाहते हो तो आपको के का मान को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एस और के में उल्टा रिलेशन है, के मान को कम करना है। तो के का मान कम करना है, यानी धारामापी नियतांक को कम करना पड़ेगा, नियतांक को कम करना होगा। और हमको मालूम है कि धारामापी नियतांक होता है NAB/C, तो S बराबर 1/K होता है स्टूडेंट्स। उस फॉर्मूले में सेंसिटिविटी कैसे डिसाइड होगा, के का मतलब NAB/C, ये उल्टा हो जाएगा, C ऊपर चला जाएगा, NAB बता से बन गया। तो सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, S को बढ़ाने के लिए K को कम करना पड़ेगा, और K का फॉर्मूला ये होता है, K की जगह इसकी वैल्यू को रख दोगे तो हमारे पास सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये आएगा। यानी सेंसिटिविटी किस बातों पर डिपेंड करती है, C/NAB, यानी क्या करना पड़ेगा आपको, N के मान को कम करना पड़ेगा, यानी सॉरी हमको ये बढ़ाना है, इसकी सुग्राहिता बढ़ाना है, इसकी सुग्राहिता को बढ़ाना है। तो इसकी सुग्राहिता बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट में, हाँ तो स्टूडेंट कुछ नहीं था, उसको फिर से देख लेते हैं। देखिए तो के ये होता है, सॉरी के का मान ये होता है, के जो होता है आपका C/NAB होता है, ये होता है, इसके पहले वाले इसमें बताया था। अब इस वैल्यू को वहां रख दीजिए, S बराबर होगा 1/K, तो 1/K का मतलब C/NAB, इसका मतलब S बराबर हो गया NAB/C, तो बस आ गया। तो सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, किसी भी धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए पहली बात N को बढ़ाना पड़ेगा, यानी फेरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात सुग्राहिता बढ़ाना है, तो दूसरी बात क्या है, इस कॉइल का जो एरिया है ये भी बढ़ाना पड़ेगा, कॉइल का एरिया, कॉइल का क्षेत्रफल, और ये फेरों की संख्या। जितने अधिक नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा उस गैलोनोमीटर की सुग्राहिता होगी। तीसरी बात क्या होगी स्टूडेंट, तीसरी बात ये होगी, चार बातों पर डिपेंड करता है, एग्जाम्स में आता है। एस को बढ़ाना चाहते हैं, सुग्राहिता बढ़ाना चाहते हैं अपन, यानी कम से कम धारा को सुचारू रूप से उसका मापन कर सके। तो पहली चीज क्या है कि द नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी वेरी लार्ज, यानी फेरों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए,
उस कॉइल का एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर तीसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और पांचवी चीज़ क्या है, ये बढ़ाना है तो ये क्या है, अब सी नीचे है, ये एस बराबर एन ए बी, यानी ये भी ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा, बी ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसको ज़्यादा करने के लिए सी को कम होना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट है सी को कम होना पड़ेगा, यानी तार का ऐंठन गुणांक कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी किसी भी धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के चार तरीके हैं। पहला, फेरों की संख्या को बढ़ा दीजिए, कॉइल का एरिया बढ़ा दीजिए, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप बढ़ा दीजिए, और एक काम को कम करना पड़ेगा, वो है जो तार आपने यूज किया। तार कहाँ यूज करते हैं, उस फ्रेम को, जो कॉपर के फ्रेम को जिस तार से बांध के पॉइंटर से लटकाते हैं उसको बोलते हैं फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप। उसका जो ट्विस्टिंग कांस्टेंट बहुत कम होना चाहिए, है ना, ज़्यादा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बाकी तीन चीज़ें ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सी, क्योंकि फॉर्मूले में सी नीचे आ रहा है तो ये ज़्यादा होने के लिए इसको कम होना पड़ेगा, बाकी इन तीनों को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो चार बातों पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हम किसी भी चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता को हम बढ़ा सकते हैं। सुग्राहिता का मतलब होता है कम से कम करंट को अच्छी तरह से मेजर करना, यानी मिली एम्पियर का करंट या माइक्रो एम्पियर का करंट भी फ्लो हो रहा है तो उसको भी मेजर कर दे, तब हम बोलेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। चलिए अब लास्ट दो बातें करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसको शॉर्ट में हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। मैंने आज आपको बताया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका जो बेसिक फार्मूला आई बराबर के थीटा, जहां के गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है और के का मान सी अपान एन ए बी, जहां सी तार का ऐंठन गुणांक है, यानी जो आयताकार फ्रेम जिस तार से लटका रहता है और वो तार किसी पॉइंटर से कनेक्ट होता है, उस तार का ये ऐंठन गुणांक है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, एन फेरों की संख्या है, ए कॉइल का, जिस कॉइल में करंट फ्लो रहा है उसका एरिया है, बी आरोपी चुंबकीय क्षेत्र। और एक खास बात है स्टूडेंट कि आपने देखा होगा डायग्राम में, मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था, इसमें जो मैग्नेट होता है इस टाइप का काट के बनाते हैं, ऐसा कॉनकेव। ऐसा क्यों बनाया जाता है, मैं कभी कभी आता है एग्जाम में, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ एस पोल है और यहाँ, तो जो चुंबकीय क्षेत्र को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, यानी ये कॉइल बीच में ऐसा रहता है, इस कॉइल में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इसका फोर्स लगता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि किसी भी चल कुंडली धारा मापी में जो मैग्नेट होते हैं वो कॉनकेव शक्ल के क्यों होते हैं, ये अंदर धसे हुए क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं ताकि उस कॉइल जो उसके बीच में लटका हुआ उस पर यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई हो सके, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र उस पर लग सके। ऐसा नहीं कि फील्ड उस पर ना लग के कहीं ऊपर निकल जा रहा है, ऐसा ना लग के, जो वायर लटका, जो आपका आयताकार फ्रेम लटका हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उस पर यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई हो सके, इसके लिए हम चुंबक के पोल्स को कॉनकेव शक्ल में रखते हैं, इस टाइप का गड्ढा करके कॉनकेव शक्ल में। तो यहाँ पर एमसीजी में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें परीक्षाओं के लिए, गैल्वेनोमीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, यानी जो दिष्ट धारा का मापन करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो गैल्वेनोमीटर हो, और गैल्वेनोमीटर को और मॉडिफाई करेंगे तो अमीटर बन जाएगा, फिर वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं गैल्वेनोमीटर को। ये वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम एसी करंट का मेजरमेंट नहीं कर सकते, जो डीसी करंट का मेजर करता है वो एसी करंट का मेजर नहीं कर सकता, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गैल्वेनोमीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, है ना। किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको लटका दिया जाता है, उसमें करंट फ्लो करने से डिफ्लेक्शन आता है, इसमें डीसी धारा का मापन किया जा सकता है, इसमें एसी का नहीं कर सकते। फिर उसके बाद चौथी बात मैंने बताया सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी जितना अधिक डिफ्लेक्शन होगा कम से कम करंट में, कम करंट अधिक, यानी ये आई का मान कम होना चाहिए और ये थीटा ज्यादा होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अधिक मोर सेंसिटिव है। और इसका फॉर्मूला थीटा अपान आई होता है, 1 अपान के। ऐसा क्यों लिखा है स्टूडेंट 1 अपान के, क्योंकि आई की जगह के थीटा रख दो, आई की जगह
थीटा है, के थीटा रख दिया, ये थीटा है और ये के थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/k। और आपको मालूम है कि के की वैल्यू ये होती है, जब इसका रिवर्स होगा तो ये होगा। तो अगला पॉइंट ये आता है एग्जाम में कि किसी भी चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट, फेरों की संख्या को अधिक करोगे तो ये भी बढ़ेगा, कॉइल का क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाओगे, एरो का निशान ऊपर की ओर है तब भी बढ़ेगा। हाँ, ये चीज है कि जो आपका आयताकार फ्रेम है, जिस तार से लटका हुआ, फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप से या फास्फोरस युक्त तार से लटका रहता है, उसका जो ऐंठन गुणांक कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये सी नीचे है तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो सी को ज्यादा, एस को यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए एस का मान अधिक करने के लिए एन का मान को अधिक होना पड़ेगा, कॉइल का एरिया अधिक होना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी अधिक होना पड़ेगा, लेकिन उस तार का ऐंठन गुणांक, यानी तार का मतलब जो फ्रेम लटका हुआ है, ये आपका कॉइल है, ये मैग्नेट के बीच में लटका हुआ है, ये मैग्नेट है, तो ये जो तार है ये जिससे लटक रहा है, इसको फल या इसका संबंध पॉइंटर से है, तो ये इसका जो सी जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। और ये तो आपका फ्रेम है जिसमें करंट फ्लो करेंगे, करंट इसमें फ्लो होता है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करें उतना ज़्यादा घूमेगा, जितना ज़्यादा ये घूमेगा उतना ज़्यादा ये तार ऐंठेगा, जितना ऐंठेगा पॉइंटर भी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो ये इसका कनेक्शन है। तो ये चीज़ें हैं, बता दिया था। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी चाहिए हमेशा एग्जाम के लिए, कि हमारे पास 2 प्रकार के करंट होते हैं, एक होता है डीसी करंट, दूसरा होता है एसी करंट। डीसी करंट यानी दिष्ट धारा, इसमें एक ही यूनि डायरेक्शन होता है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसमें ऊपर नीचे दोनों, प्लस माइनस दोनों होता है। तो डीसी करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, डीसी करंट के अमीटर यानी करंट का वैल्यू नापने वाला, वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज, यानी डीसी करंट को मेजर करने वाले अमीटर और वोल्ट मीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर यानी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था वो मूल रूप से चल कुंडली धारामापी के बारे में था, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे फैक्ट्स बताए। उसको आप एक बार फिर से वीडियो को चला के देखिए, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको नोट कर लीजिए। लेकिन ये 5 बातें आज हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो परीक्षाओं में भी आते हैं। तो हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।